हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और आज फिर हमारे साथ सर नुसरत जावेद मौजूद हैं और आज फिर हम उनसे उतनी दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे जितनी हमने पिछले एपिसोड में की थी। और आई होप कि आप ये एपिसोड भी उतना इंजॉय करेंगे जितना आपने लास्ट एपिसोड किया था। और आज फिर मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है सर के लिए, और मेरा सवाल ये है कि सर आप मुझे ये बताएँ, आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी का पहला दिन कैसा था और आपने कहाँ से स्टार्ट लिया था? एक तो सबसे पहली बात ये है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू आप बनेंगे आज भी बड़ा दिलचस्प होगा। ये कैसे फ़र्ज़ हो गया कि सर आप हमारे साथ हैं तो दैट्स मीन कुछ ना कुछ दिलचस्प गुफ्तगू हमारे दरमियान ज़रूर होगी। अच्छा, मेरी रेपुटेशन क्लाउन की ना बनाओ। बड़ी मुश्किल से मैंने लोगों को इस्टेब्लिश किया था कि मैं कोई संजीदा आदमी हूँ। ये जो है ये काफ़ी एक यानी कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है और ऐसे वक्त आया होगा। मुझे दर हकीकत जैसे आपको पता है ना कि शौक़ डेवलप हो गया था। बिल्कुल। तो मैं करता ये था कि कॉलेज हमारा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था ना, तो मैं मुख्तलिफ़ दफातर अखबारात के वहाँ चला जाता था। सही। तो उस ज़माने में ये होता था बीबी कि ये टेलेक्स पे आती थी ख़बरें, तो आपको तर्जमा चाहिए होता था। सही। सो आई वॉज़ वेरी फास्ट। मेरी अंग्रेज़ी अच्छी थी इत्तेफाक से। तो इस तरह करके मैंने तकरीबन 5-6 साल जो है ना मुख्तलिफ़ अखबारात में ख़ुद ही रज़ाकाराना तौर पर कि जी मुझसे करवा लें। लेकिन फिर बाकायदा आगाज़ मैंने एक वीकली से किया। वो करते करते जो मैं आपको अहम तरीन बात सुनाना चाहता हूँ उसको छोड़ें कि पहला दिन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। जब जनरल ज़ियाउल हक़ का मार्शल लॉ लगा ना, तो मैं इधर एक वीकली दी मुस्लिम अखबार निकलता था, तो उससे पहले एक हफ्त रोज़ा निकला था। अच्छा। वहीं से उसका मैं असिस्टेंट एडिटर था। वहाँ पे मैंने स्टोरी लिखी जनरल ज़िया सरगोशियों के जाल में। उसमें मैंने प्रेडिक्ट किया कि इनके बेटे एजाज़ुल हक़ साहब की शादी जो है वो जनरल रहीम की बेटी से हो रही है। अच्छा। और ये कि असल में उस कहानी का बुनियादी पैगाम ये था कि जनरल ज़िया फ़ौज में अपना एक मखसूस ग्रुप बना रहे हैं। ओके। तो ज़िया साहब जो है उसमें बहुत तिल मिलाए और वो बड़ी एक मुसीबत पड़ गई। तो मैं बेरोज़गार हो गया। ज़ाहिर है कभी सिवाय या अखबार बचाते या वो यानी मुझे बचाते। तो फिर मैंने एक तवील बेरोज़गारी गुजारी। उस तवील बेरोज़गारी में मैं कभी कराची चला जाता, कभी लाहौर चला जाता। उन दिनों फिर हमारी कराची में आज़ादी सहाफ़त की मूवमेंट भी चल रही थी। सही। तो लाहौर में आया तो वो पंजाबी हमारे कहते हैं कि बुरे हाल बांके दिहाड़े। तो पहले मैं यानी कि मेरी दाढ़ी वाड़ी नहीं होती थी, तो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल भी बड़े हुए थे और मैं बहुत ही घटिया किस्म के सिगरेट हाथ में पकड़ के, तो अलहमरा अभी इस तरह नहीं बना था, तो पुराना था। वहाँ एक बरगद का दरख्त होता था, उसके नीचे मैं अपनी जानिब से अल्लामा इकबाल बना बैठा हुआ था। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब तशरीफ़ लाए, तो वो मुझ पे बहुत मोहब्बत करते थे मेरे साथ, बहुत शफीक थे मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आएँ चलें, तो हम गाड़ी में बैठे। तो वो जाया करते थे सूफ़ी तबस्सुम साहब के यहाँ। अच्छा। जो बहुत मशहूर उनके उस्ताद थे, और उनको वो बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि जब तक सूफ़ी साहब ज़िंदा रहे हैं, फैज़ साहब अपनी कोई नज़्म या गज़ल उन्हें दिखाए बग़ैर पब्लिक नहीं करते थे। ठीक, ये नॉट मैनी पीपल नो दिस। खैर, तो हम जब जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई क्या बात है, आपके तो चेहरे पे हवाएं उड़ी हुई हैं और क्या मसला हुआ। तो मैंने बड़े फ़लसफियाना अंदाज में उन्हें कहा कि फैज़ साहब क्या करें, ज़िंदगी में कॉन्ट्रडिक्शंस ही ख़त्म नहीं हो रही। तो उन्होंने हंस के कहा कि अरे भाई, कॉन्ट्रडिक्शंस ख़त्म करना ज़रूरी नहीं होता, उनके साथ ज़िंदा रहना सीखना होता है। बहुत बड़ी बात उन्होंने आपको बताई। तो ये तो एक जनरल किस्म की बात होगी। फिर वो कहने लगे कि लेकिन आप ये तय तो करें कि आप करना क्या चाहते हैं। ये क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। मैंने कहा जी मैंने बड़ा सोचा है जी फैज़ साहब। मैं प्लेस भी लिखता था उन दिनों और भी चीज़ें करते थे, और ये कि मुझे ये भी शौक़ था कि फ़िल्में बनाऊं। तो
उन्होंने कहा कि एक्टिंग करने का शौक था या सिर्फ नहीं, अल्लाह ना करे, राइट। वो मैं उस काबिल नहीं था। आपको पहले ही बताया ना, ऐनक लग गई थी तो वो कैसे एक्टर होगा। लेकिन सर ऐनक वाले भी तो होते हैं, और ऐनक जरूरी तो वाले, नहीं है ऐनक वाले अदाकार नहीं बन ऐनक वाले सकते। जिन नहीं होते हैं। एक फारूक ज़मीर साहब थे, वो ऐनक के साथ करते थे, खैर अल्लाह बख्शे उनको। एनीवे, मैं बात हम अपने प्रोफेशन से जी, मुताल्लिक बिल्कुल। करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप पहले अपना जहन तो बनाएं कि आप चाहते क्या हैं। तो मैंने कहा कि फैज़ साहब, मैंने बहुत ट्राई किया है, लेकिन मैंने देखा है कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा, दैट इज़ माई रियल, मुझे लग रहा है कि मेरा पैशन वही है। बिल्कुल तो कहने लगे ठीक है। तो सर, ये पैशन बदकिस्मती से बना था। जी, वो तो मैंने मतलब बताया आपने था आपको, बिल्कुल। लेकिन अब वो बन गया ना, अब क्या, अब उससे तो जान नहीं छुड़ाई जा सकती। बिल्कुल ये इसी तरह है जैसे आप कभी बेहुदा इश्क में गिरफ्तार हो जाएं तो क्या हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, ये बहुत उम्दा बात है। तो भाई वो इस्लामाबाद से अखबार निकल रहा है, दी मुस्लिम, और हमारे दोस्त एटी चौधरी साहब उसके एडिटर हुए हैं। तो हम उनसे बात करेंगे, तो आप उन्हें ज्वाइन कर लें, सही। दी मुस्लिम। और अगर मैंने कहा जी कि वो पहले वहीं से, तो वो वीकली था, तो सर ये इस अजाब में आए हैं। तो कहने लगे नहीं, बात करते हैं। तो देखिए, आप अगर जर्नलिज्म करना है, जो इम्पोर्टेंट बात बिल्कुल। है, इम्पोर्टेंट बात ये कही कि हमेशा कैपिटल से करें, यानी कि जिस मुल्क के दारुल हुकूमत से करें। सही। मैंने कहा आपका मतलब है कि बाकी सब यानी मज़ाफ़ाती होते हैं। तो कहने लगे आप बहुत बेहुदा बात करते हैं। बहरहाल जर्नलिज्म करना है तो स्टे पुट इन द कैपिटल। सही। तो कहने लगे हम एटी चौधरी से बात करेंगे और देखेंगे, अगर ना हुआ आपका द मुस्लिम में तो हम यासिर से बात करेंगे। सही। अच्छा, मैं उन दिनों आपको पता होगा वो ज़्यादा लेबनान में रहते थे, अच्छा अच्छा। और वहाँ पर वो एक वीकली के एडिटर थे, बैरूत में थे। उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आई कि ये कौन से यासिर की बात कर रहे हैं। को 2 हफ्ते बाद मुझे ख्याल आया कि वो इतने इस बात पे डिटर्मिन्ड हैं कि यू हैव टू डू जर्नलिज्म फ्रॉम अ कैपिटल, कि अगर तुम्हारी इस्लामाबाद में नौकरी ना हुई तो देन आई विल ट्राई टू फाइंड अ प्लेस फॉर यू इन बैरूत। सो यू नो, ये एक बात है। और मैं वाकई, अब मुझे जब भी कभी कोई यंग लोग मिलते हैं तो मैं उन्हें कहते हैं भाई इस्लामाबाद बेस्ड में भी जर्नलिज्म करो, अगर वाकई आपने। लेकिन ये मैं उन लोगों के हवाले से कह रहा हूँ जिनको शौक़ है कि वो एक्सटर्नल अफेयर्स में भी, और मेन जो है वो पॉलिटिकल स्टोरीज़ करें। इसका हरगिज़ खुदा न खास्ता मतलब ये नहीं है, जैसे आज के दौर पर मैं बहुत दियानतदारी से समझता हूँ कि हमारे लोकल इश्यूज़ जो हैं वो नहीं। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, ये जो महीना गुजरा है फरवरी का, रिकॉर्ड लो बारिशें हुई हैं। उसकी वजह से ये हुआ है कि गंदम का दाना जो है वो सुकड़ी, उसके बाद हवाएं चली हैं, बिल्कुल, तो वो गिरा है। बिल्कुल। अब जितना बच गया था उसकी कटाई की ज़रूरत थी। बिल्कुल। तो कल भी बारिश और यालाबारी हो गई, तो रही सही कसर पूरी हो गई। बिल्कुल। अब ये किस तरह का आने वाले दिनों में ग़ज़ाई बहरान हमारे लिए क्रिएट कर सकती है, ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए लेकिन थ्रेट है। हमें सुबह से शाम तक यही होता है कि जी इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। अब आप ये देखिए, गंदम, चने की फसल, जी बिल्कुल, इस पे कितने लोगों का इन्हिसार है। बिल्कुल, और खुदा न खास्ता अगर हमारी गंदम की फसल तबाह हो गई जी, तो फिर इन दिनों जबकि हम $1 के मोहताज हुए हुए हैं, बिल्कुल, हमें दूसरे ममालिक से गंदम सर। इसी तरह जो PARC के फूड शॉर्टेज के हेड हैं वो बता रहे थे कि पाकिस्तान में अगर यही सब चलता रहा तो हम बहुत सारी फसलें उगाने से वो हो जाएंगे, मतलब नहीं उगा सकेंगे। Exactly, तो इस तरह के बहुत सारे, आपने जैसे बोला कि वुमेन इश्यूज जो हैं या ह्यूमन एंगल स्टोरीज को कवर करना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन और लोकल। और उसके लिए वहाँ पे एक प्रॉपरली ट्रेंड जर्नलिस्ट हों जो हमें क्लिप बना के 2 से 2.5 मिनट की दें, जो बताएं कि भाई ये गांव है, इसमें इतने रकबे पर गंदम थी और ये पैदावार एक्सपेक्टेड थी और अब शायद इतनी ना हो पाए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और पिछले सालों से इस साल बहुत कमी आई है, इसीलिए आई है ना। उसमें एक और भी रीज़न हुई है कि गंदम की प्राइस चूँकि कम होती है, बिल्कुल ऐसा ही, उसके मुकाबले में अगर आप उसी रकबे में सरसों लगा लें तो आपकी सरसों 8,000 से 10,000 रुपये फ़ी मन बिक जाती है। ऐसा ही है।
दूसरी बात ये भी है, आपको पता है गंदम की ख़रीदारी हुकूमत करती है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं जी अगर आपने अपने घर के लिए भी रखी हुई है 100 मन से ज़्यादा, तो वो कहेंगे ये आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आपके घरों में छापे पड़ेंगे। हमारे यहाँ भड़ोले नहीं होते जो जिनमें गंदम रखी जाती है, उनको जाके तो फिर वो अंदर लोग रेड कर रहे हैं। हाँ, तो सरसों आप चाहे 100 मन भी ज़ख़ीरा कर लें तो कुछ नहीं। पानी का बहरान भी पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान शिकार है पानी के बहरान का भी। इसी तरह वो ये भी बता रहे थे कि चावल किसान चावल की जगह जो है ना वो दूसरी चीज़ें काश्त करने लग गए, क्योंकि पाकिस्तान में पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, तो मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि हम लोगों के साथ बदकिस्मती ये हो गई है कि जो बच्चा या बच्ची सहाफ़त में आती है ना, वो ये कहती है कि मैं ज़ुबान पाक लेकर पहुँच जाऊँ जी, कुछ नहीं तो जी अगर किसी इदारे के लिए नहीं तो मैं अपना यूट्यूब पे दे दूं। और बाकी तमाम इश्यूज जो हैं वो हम भूले हुए हैं। तो इसलिए मैं, सच्ची बात है, आई एम रियली रियली वरिड, दिस इज़ लेज़ी जर्नलिज्म। इसका मतलब ये है कि यू डोंट नो कि किस तरह आपने इंगेजिंग वे में, देखिए अगर खुराक जो है वो मुझे परेशान नहीं करती तो क्या करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमें ये ढंग ही नहीं आता अपनी स्टोरी बताने का। सही, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सर मेरा यहाँ पे एक और सवाल था, वो ज़रा हम थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए। मैं आपसे आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी के मुतालिक एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि आप बदकिस्मती से तो इस फील्ड में आ गए थे, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद जो है आप पाकिस्तान के उन चंद सहाफ़ियों में से हैं जो कि जानी मानी नामुर शख्सियत हैं सहाफ़ती दुनिया की पाकिस्तान में। तो आपकी ज़िंदगी की अब तक की सबसे बड़ी ख़बर आपने कौन सी दी थी, जो आप समझते हैं कि ये मैंने जो खबर दी है ना, मेरे अलावा कोई दे ही नहीं सकता था? ये दोबारा बातें हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। मैंने बहुत स्टोरीज़ की हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ की हैं। एक हमारे पास वक्त का, मैं सिर्फ एक बताऊंगा जी कि जनरल ज़ियाउल हक साहब का जो आखिरी इंटरव्यू है वो हमने किया था। उन दिनों मैं नेशन में था, नेशन नुमाइंदा पैनल, ठीक। और ये हुआ था 13 अगस्त को। सही। और 14 अगस्त के अखबार में छपा था। सही। हुआ ये कि ज़िया साहब जो है ना, उन्होंने जानबूझकर इलेक्शन की डेट ऐसी रखी थी कि जब उनका ख्याल था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की प्रेगनेंसी जो है वो एडवांस स्टेज पे होगी और वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाएंगे। अब मेरे तो वहमो गुमा में भी नहीं था। तो 13 अगस्त की सुबह नेशन के फ्रंट पेज पर ख़बर छपी बाय नुसरत जावेद, जिसमें लिखा हुआ था कि ज़ियाज़ एजेंसीज़ वर मिसलेड और बीबी इन दिनों में एक्सपेक्टेड है कि वो डिलीवरी करें। ठीक है। तो हम जब ईवान सदर गए तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि यूं लाइन में आप खड़े होते हैं, वो अंदर आए तो वो फिर ज़ाहिर आरिफ निज़ामी साहब हमारे एडिटर थे, तो भाई वो फिर ये कि आपका तारुफ का जी ये वो है, वो जो एक प्रोटोकॉल होता है। ज़िया साहब ने आओ देखा ना ताओ, जैसे ही अंदर आए उन्होंने कहा आपकी खबर गलत है, शाउटेड एट मी। मैंने कहा सर आप घबराए थे? थोड़ा सा ऐसे ही, कोई इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली कि इस प्रेसिडेंट हाउस है, और दूसरा ये कि मैं अकेला तो नहीं, मेरा इदारा बिल्कुल तो पूरा क्या होगा, और वो अनएक्सपेक्टेड था तो वो ज़रा सा तो वो ही शाउटेड एट मी। मैंने कहा सर आई स्टैंड बाय माय स्टोरी। और ज़िया साहब वैसे बहुत चालाक आदमी थे, तो उन्होंने एकदम से अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और हंसे। तो उनके लेफ्ट पे ना वो ब्रिगेडियर सादिक मरहूम खड़े थे जो उनके PR के हेड थे। कहें भाई इनके साथ शर्त हो जाए। तो मैंने कहा जी तो क्या शर्त लगाएंगे? मैंने कहा सर मैं 2 टके का रिपोर्टर सदर पाकिस्तान के साथ क्या शर्त लगा सकता हूँ, लेकिन सर अगर मैं दुरुस्त साबित हुआ तो प्लीज़ कॉल मी कि आई वॉज राइट। तो मेरे लिए यही बड़े एजाज़ की बात। हाँ ठीक है। सो यू नो ये चली। तो ये एक ऐसी स्टोरी है जिसपे तो सर उन्होंने फिर आपको कॉल की थी? नहीं, वो तो 17 अगस्त को फौत हो गए। क्या हो गया था 17 अगस्त 88 को वो फौत हो गए फ़ज़ाई हादसे में। सही। हाँ। और मैं ये वाक़या बता रहा हूँ 13 अगस्त 1988 का। अपने जहन को तो यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट। सर आप नहीं गलती करूँगी।
और इसके अलावा बहुत 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 स्टोरीज हैं। लेकिन प्राउड फील हुआ था उस शाउटिंग पे भी? ओ यस, व्हाई नॉट। और उससे ज़्यादा ये कि आई प्रूव्ड राइट, यानी मेरी खबर भी। और इसके अलावा जो है वो बहुत सारी लंबी दास्तान हो जाएगी और अपने मुंह मियाँ मिठू होने वाली होगी। लेकिन एक मैं आपको एक बात बताऊं कि एक खबर जो मैं ना दे पाया उसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। कौन सी सर? मोहतरमा जब अस्पताल पहुंची है ना बीबी, तो शी वॉज डेड। तो पूरी दुनिया में ये खबर फैलाई जा रही थी कि वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं और डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं दिस एंड दैट। वहाँ पे मौजूद सीनियर तरीन एक डॉक्टर, जिनकी बात जो मेरे साथ झूठ बोल ही नहीं सकते थे, उन्होंने मुझे, बेचारों ने, बिकॉज ही न्यू कि मेरा बीबी के साथ एक ताल्लुक रहा है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, शी इज़ नो मोर। अब मैं वो ख़बर कहीं नहीं दे सकता था क्योंकि उन दिनों मैं उन सहाफ़ियों में शामिल था जिसे 3 नवंबर की एमरजेंसी यानी प्लस के बाद जनरल मुशर्रफ साहब ने बैन कर रखा था। हम मेरी बीपर भी नहीं किसी जगह चल सकता था। सही। इसमें बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है कि इंडिया का एक टेलीविज़न है NDTV। हाँ जी बिल्कुल। उनका अंग्रेज़ी का भी है और हिंदी का बुलेटिन भी है। उसका इंचार्ज था विनोद दुआ, चूँकि इंडिया में बहुत आता जाता रहा हूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि की होया यार सुने, तो वो हमेशा पंजाबी बोले ही, इस फैमिली हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम DI खान। सही। वो भी फौत हो गया बेचारा कोविड से 2 ईयर्स अगो। तो मैंने कहा यार चीज़, उसने मुझे कहा यार मैं NDTV पे ख़बर दे सकते हो? मैं कहा हाँ। तो देखिए कितना बड़ा जुल्म है कि मैं पाकिस्तान की 2 मरतबा रही वज़ीर आज़म की शहादत की खबर पाकिस्तान के मीडिया पे ब्रेक नहीं कर पा रहा, और मेरे अज़ली दुश्मन के मुल्क के ऊपर वो मेरा वर्ड एक्सक्लूसिव बना। वहाँ से देन द BBC and VOA एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर NDTV की अंग्रेज़ी वालों ने भी मुझे लिया। तो ये अफसोस का मातम ज़्यादा करना चाहिए। जो मैंने कहा रहा है नुमायां अंजाम दिए, किसी ने देखे या न देखे, जिसका दिल को मलाल है वो ये बिल्कुल। इसके अलावा कुछ काम जो आपने सोचे हो कि मुझे अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में ये करने हैं लेकिन आपने अभी तक नहीं किए, जो आप करना चाहते हैं या आप ख्वाहिशमंद हैं? मैं अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर जाना चाहता हूँ काफ़ी अरसे के लिए। सर उसकी क्या वजह? लेकिन इसलिए कि मैंने बहुत कवर किया है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये मामला और बिगड़ रहा है, तो लेकिन इतनी हिम्मत नहीं रही अब। सही। इतनी हिम्मत नहीं रही। लेकिन सर अगर आप जाने की ख्वाहिशमंद हैं तो फिर तो ज़रूर जाना चाहिए आपको। जा, लेकिन उसमें बाकी आपके जिसमें तवानाई भी तो होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस वो इतनी नहीं है। सही, इतनी नहीं है। ठीक है जी। नाजरीन, मुझे तो सर से गुफ्तगू करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मैं चाह रही थी कि हम इसको आगे बढ़ाएं इस प्रोग्राम को, लेकिन सर के चेहरे की उकताहट ने मुझे बता दी है कि वो और मज़ीद बात नहीं करना चाहते, वो थक चुके हैं। तो इस प्रोग्राम को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।